जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन है सीजे कंपनी का। और एज यूजुअल सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के हवाले से। क्वेश्चन में वो कह रहा है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट ए एंड एडवाइस ऑन द फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी इफ द प्रोजेक्ट वर टू बी अप्रेज्ड यूजिंग दिस मेथड। आपने एनपीवी कैलकुलेट करनी है, 10 मार्क्स की कैलकुलेशन होगी। उसके बाद कैलकुलेट अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द प्रोजेक्ट बी एंड एक्सप्लेन द कैलकुलेशंस, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ योर कैलकुलेशन कि आपने स्टेप बाय स्टेप अपने एग्जामिनर को बताना है कि आपने वो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म की। उसके बाद बात कर रहे हैं सी पार्ट की, डिस्कस हाउ द शेयर होल्डर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी कैन असेस द एक्सटेंट टू व्हिच दे फेस द फॉलोइंग रिस्क, एक्सप्लेन इन ईच ऑफ द नेचर ऑफ द रिस्क बीइंग असेस्ड। स्टूडेंट डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में पूछ रहा है कि इन तीनों को आपने डिस्कस करना है और बताना है कि ये कैसे रिस्क जो है शेयर होल्डर्स को इफेक्ट करेंगे। ओके, और इसकी नेचर क्या होती है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होती है, आपने पहले इसको डिस्क्राइब करना है, उसके बाद आपने इसको शेयर होल्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन दे रहा है सीजे कंपनी इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी which is financed by the equity with the market value of $180 million and the debt with the market value of $45 million। इक्विटी की मार्केट वैल्यू है 180 की और डेट की वैल्यू है 45 मिलियन की। इट इज कंसीडरिंग टू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एज फॉलोज। प्रोजेक्ट ए जो है, दिस इज एन एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग बिजनेस कॉस्टिंग $3.5 million payable at the start of the project which will increase annual sales by 750,000 units। Information on the unit selling price and the cost is as follows। selling price दी हुई है आपको $2 पर यूनिट की करंट प्राइस टर्म्स में विदाउट इन्फ्लेशन। सेलिंग कॉस्ट दी हुई है 0.04 पर यूनिट करंट प्राइस टर्म में। वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 0.8 पर यूनिट करंट प्राइस टर्म। Sale price inflation and selling cost inflation are expected to be 5% per year and variable cost inflation is expected to be 4% per year। Initial investment in working capital is $250,000 will also be needed and this is expected to increase in line with the general inflation। तो ये सारी बात आपको प्रोजेक्ट ए के हवाले से उसने की है। प्रोजेक्ट बी के अंदर वो बात कर रहा है, दिस इज अ डाइवर्सिफिकेशन इनटू अ न्यू बिजनेस एरिया दैट विल कॉस्ट $4 million। द कंपनी हैड ऑलरेडी ऑपरेट्स इन द न्यू बिजनेस एरिया। सीजे हैज एन इक्विटी बीटा ऑफ 1.5। CZ company is financed by 75% of equity of market value of 90 million, 25% of the debt, market value of $30 million। Other information, CJ has a nominal weighted average cost of capital of 10% and pays profit tax 1 year in arrears at an annual rate of 30%। The company can claim tax allowable depreciation on a reducing balance method। The directors require investment project to be evaluated using a 4-year planning period, ignoring any scrap value or the working capital recovery, with the balancing allowance being claimed at the end of the 4th year of operation। उसके बाद वो आपको रिस्क फ्री रेट के बारे में बता रहा है, 4% है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम 6% है, जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 4.5%। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपको नॉमिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसमें ऑलरेडी 10% का दिया हुआ है जो कि आपने इस्तेमाल करना है अपनी कैलकुलेशन के हवाले से। गुड, यानी कि 10% के लिहाज से हमने अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है और देखना है। उसके बाद वो कह रहा है जी, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट ए एंड एडवाइस ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर टू बी रेज्ड यूजिंग दिस मेथड। स्टूडेंट, कल हमने इसी तरह का एक सवाल किया था और मैंने आपके सामने जो है वो कैलकुलेशन की थी एनपीवी की। तो जरा उस क्वेश्चन को हम देखें तो वो कौन सा क्वेश्चन था जी, इसको मैंने डेफिनेटली हाईलाइट किया होगा ग्रीन से। तो अगर आप देखें तो क्लोज कंपनी का क्वेश्चन था या कोई और था। क्लोज कंपनी का मैंने आपको दिया था करने के लिए असाइनमेंट के तौर पे। रूपाप कंपनी का जो क्वेश्चन था, ये कैलकुलेशंस मैंने की थी अपना उसके लिए क्या कहते हैं, रूपाप कंपनी के लिए की थी और इसी को हम आगे यूज करेंगे फॉर एक्चुअली द कैलकुलेशन फॉर द सीजे कंपनी क्वेश्चन। ठीक है जी, तो मैं इसी डेटा को, यही नेट प्रेजेंट वैल्यू को जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ से
कॉपी करता हूँ और उसके बाद हम उसको वहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस आई विल जस्ट कॉपी, कंट्रोल सी किया और उस शीट में जाके सीजे कंपनी के यहाँ पे मैंने इसको जो है वो पेस्ट कर दिया। कंट्रोल नहीं हो रहा, दोबारा से कर लेते हैं। रुबाब कंपनी का क्वेश्चन था, कंट्रोल सी किया, उसके बाद हम गए सीजे के अंदर और यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। स्टूडेंट्स दोबारा ट्राई करते हैं जी इसको इसी फॉर्मेट को, चूंकि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से एक्सपैंड कर लेते हैं कॉलम्स को। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पूरा जो है ना फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे जो हमने अपनी कैलकुलेशंस दिखानी है, 4 इयर्स का डेटा है, जैसे वो क्वेश्चन में कह रहा था कि वी आर गोइंग टू यूज 4 इयर्स डेटा, और इसके साथ साथ जो है हमारे सामने प्रोजेक्ट ए के लिए हमने कैलकुलेट करना है टैक्स, जो आपका नॉमिनल रेट है वो है 10% का, लेकिन हमने उसके लिए इन्फ्लेशन भी करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि आप इसको देख सकें इजीली, कि यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स रेवेन्यू को। मैंने सिर्फ टेबल कॉपी करना था मेनली, ये जो कैलकुलेशन सारी चेंज होंगी, ठीक है। इसको यहाँ से हम करते हैं डिलीट, और हमारा रेट ऑफ जो रेट है वैक का वो डेट इज 10%। अब सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। सेल्स रेवेन्यू हम देखेंगे कि सेलिंग प्राइस है जी 2, और सेल्स प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो हमारे पास है 5% का, और इसी तरह जो सेलिंग कॉस्ट है वो 0.04 है करंट प्राइस टर्म में, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0.8 है। तो सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करें अगर हम ईयर 1 का, तो स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट होगा। सेल्स यूनिट्स उसने आपको बताए हुए हैं, कितने बताए हुए हैं जी क्वेश्चन के अंदर, वो आपको बता रहा है। इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड बड़ा करते हैं जूम करके। यहाँ पे कहीं पे उसने आपको 750,000 यूनिट्स बताए हुए हैं, और करंट प्राइस सेल्स है $2। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 into इन्फ्लेशन कितना है जी 5% का 1.05 मल्टीप्लाई बाय 750, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1575, और डेफिनेटली ये जो वैल्यूज है ये सारी राउंड हुई हुई है 1000 में, ठीक है। सो इसको यहाँ पे आप लिख लें, इट इज इन $1000। सो डॉलर इन 1000 यहाँ पे करके आप इसको डॉलर का साइन लगा लें शुरू में। सो डॉलर इन 1000, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन की। इसके बाद हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे जब, तो हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे 750 इनटू, अब जो आपका इन्फ्लेशन रेट होगा वो 2 दफा का होगा 1.05 इनटू 2, ठीक है जी। तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो पिछली वैल्यू है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 1.05 से, तो हम देखते हैं कि आंसर क्या आता है, वो आता है 1654। तो आप ये कर सकते हैं कि जो पिछली वैल्यू है उसी को आप दोबारा से इन्फ्लेट कर लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन हमने ईयर 4 और ईयर 5 जो है, ईयर 3 में तो निकल आया, ईयर 4 में कैलकुलेट करना है। इसी को कॉपी करें, आगे पेस्ट करें, चूंकि वो फॉर्मूले को कॉपी कर रहा है, और इसी तरह 1823 की वैल्यू जो है वो हमारे सामने निकलेगी। ईयर 5 जो है वो हम डिलीट कर देंगे। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट डेफिनेटली इट विल बी आल्सो इन 1000। सो हम कैसे करेंगे जी, इसको माइनस करेंगे डेफिनेटली। सेलिंग कॉस्ट है 0.04, और इसका जो इन्फ्लेशन है वो 5% ही होगा, इसलिए कि हमने उसी के मुताबिक ही इसको देखना है। जितना सेल्स रेवेन्यू होगा उसी का सेलिंग एक्सपेंसेस भी बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 750 इंटू 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1.05, और शुरू में अगर आप इसके साथ माइनस लगा दें, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट माइनस होनी है ना, तो हम इसके साथ माइनस लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
31.5 का। फिर हम इसी वैल्यू को दोबारा से इन्फ्लेट करेंगे बाय 1.05, तो वैल्यू आएगी 33.1, और इसके बाद हम इसी को आगे पेस्ट कर देते हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आप यहाँ से इसको ड्रैग करें तो हमारे पास 36.5 की वैल्यू आएगी। अगर आप इसको पूरा राउंड करके दिखाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इसको पूरा राउंड फिगर दिखा दें, 35, 33, 32 वगैरह वगैरह। गॉट इट जी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं, अच्छा इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि हमने फॉर्मूला सही अप्लाई किया है कि नहीं। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी 36 की वैल्यू आती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे सामने है ईयर के अंदर सेलिंग कॉस्ट माइनस होगी, इसके बाद हमने वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस करनी है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे माइनस होगी, इसके लिए हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे 750 यूनिट से 750 इंटू वेरिएबल कॉस्ट में यूनिट करंट प्राइस में दी हुई है 0.8, हमने इसको इन्फ्लेट करना है विद द 4%, सो आई विल राइट इट एज 1.04। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 624 की निकलती है, लेकिन मैंने चूंकि इसको नेगेटिव में शो कराना है, चूंकि माइनस करना है ना आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स कैश फ्लो निकालने के लिए, तो मैं क्या करूंगा इसी को मल्टीप्लाई करूंगा 1.04 से, दोबारा इन्फ्लेट हो जाएगी, और इसी फॉर्मूले को मैं आगे कॉपी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, फिर इसको कॉपी करूंगा और आगे कंट्रोल वी करूंगा, तो मेरे सामने हर साल की वेरिएबल जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। इसको आप राउंड कर लें, तो दिस इज हाउ वेरिएबल कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बिफोर टैक्स कैश फ्लोज को। कैसे कैलकुलेट होंगी, सो वी विल जस्ट ऐड इट टुगेदर। आई विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सम इक्वल टू फ्रॉम दिस टू द अबव, ऑलरेडी माइनस का साइन यूज हुआ है तो ये आपको सम करके यही फॉर्मूले को हम आगे कॉपी करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी। कंट्रोल सी किया, आगे हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज निकलती हैं बिफोर टैक्स कैश फ्लोज। इसको आप पूरा राउंड कर दें और इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ईयर बाय ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैश फ्लोज हमारे सामने कैलकुलेट होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, चूंकि हमने और भी कैलकुलेशंस यहाँ पे दिखानी है। कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे करके इसको ले जाता हूँ। बिफोर टैक्स कैश फ्लोज निकल आई, उसके बाद हमने टैक्स निकालना है। टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे और टैक्स जो है कितने परसेंट से हम इसको कैलकुलेट करेंगे जी, दैट इज 30%। सो 30% लेंगे और टैक्स इज इन एरियर्स है, तो हम इसको एरियर्स में कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका 920 है, इट विल बी टैक्स्ड एज 30%, सो आई विल शो इट एज नेगेटिव, मल्टीप्लाई बाय आई विल टेक दिस एज, सो 276 की राउंड फिगर बनती है आपकी। इसी तरह अगर हम इसी को कॉपी करें आगे पेस्ट करें, तो ईयर बाय ईयर हमारा जो है वो टैक्स कैलकुलेट होता जाएगा और हम जो है आगे इसको लेके जाएंगे ईयर 5 तक। ईयर 6 जो है हमारी लिस्ट में नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कैश जो प्रोजेक्ट है वो है ही 4 इयर्स का, तो हमने एक एडिशनल ईयर कितना लिया था, 5। गॉट इट। तो ये हर साल का हमारे पास जो वैल्यूज निकल रही हैं वो इस तरह के कैलकुलेट होंगी एरियर्स के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन। इसको हम कर देते हैं राउंड अप और यहाँ पे ये वैल्यूज हमारी टैक्स की निकल आई। फिर स्टूडेंट्स हमने वर्किंग करनी है, हमने टैक्स सेविंग कैलकुलेट करनी है। टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस, इसके लिए वर्किंग नंबर 1 जो है वो हम करते हैं। चूंकि हमारे पास हमारे पास जो टैक्स है वो भी इन एरिया है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और कैपिटल अलाउंसेस भी हमारे सामने है, यानी कि जो टैक्सेबल अलाउ जो आपका जो एंड पे निकलता है उसने आपको बताया था कि हमने कैलकुलेट करना था डेप्रिसिएशन के बाद वो कह रहा है टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन ऑन अ 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और हमने बैलेंसिंग अलाउंस भी क्लेम करना है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ टैक्स सेविंग्स ऑन कैपिटल अलाउंसेस, दैट इज अ वर्किंग नंबर 1। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं ईयर्स, उसके बाद हम लिखते हैं कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं निकालता हूँ डेप्रिसिएशन,
उसके बाद मैं निकालता हूँ WDV, उसके बाद मैं निकालता हूँ टैक्स सेविंग एंड ईयर ऑफ क्लेम। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमने इसको दिखाना है। अब नेक्स्ट हमारे पास ईयर आ गया जी, ईयर 1 2 3 4, ये 4 सालों का कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको देखते हैं जी। हमारे पास प्रोजेक्ट ए जो है दैट इज कॉस्टिंग 3.5 मिलियन पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। 3.5 मिलियन की हमने इन्वेस्टमेंट करनी है स्टूडेंट, उसके मुताबिक ही हमने अपना कैलकुलेशन करनी है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3500, डेप्रिसिएशन 25% के लिहाज से है तो आई टेक इट एज 0.25, 875 डेप्रिसिएशन निकला। इसकी WDV निकलती है हमारे पास 3500 माइनस 875, तो वो निकलती है 2625 की। उसके बाद टैक्स सेविंग अगर हमने निकाली है तो मैं ये जो डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर लूँगा 30% और इसको मैं क्लेम करूँगा ईयर 2 के अंदर जाके। गॉट इट। सो टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंसेस, ये हमने कैलकुलेशन शुरू की है। इसको मैं टेबलर फॉर्म में ले आता हूँ ताकि हमें इसको देखने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन की है। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से जूम कर लें और देखते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यूज निकलती हैं। ले जी, डेप्रिसिएशन अब हमने WDV जो है इसके ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, अब हमने डेप्रिसिएशन निकालना है, इसके ऊपर 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो वो निकलता है जी 656.25 का। और उसके बाद जो पिछली WDV थी उसमें से हम ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और इसी तरह हम जो टैक्स सेविंग है इसके लिए जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है वही हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। इसको अगर आप करना चाहें तो इसको आप 2 डेसिमल की बजाय आप ये सारी वैल्यूज को एक्चुअली क्या करें, राउंड अप कर लें। तो यहाँ पे मैंने अगर इसको राउंड अप कर दिया तो ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यू निकलेगी। इसको हम क्लेम करेंगे ईयर 3 के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन हमारा कैसे निकलेगा, 25% पे पिछली जो WDV है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से। उसके बाद हम अपनी WDV कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर 3 एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे अपना टैक्स सेविंग को। ठीक है जी, और इसको हम ईयर 4 में क्लेम करेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे सामने वो ये कह रहा है कि जी बैलेंसिंग अलाउंस भी हमने क्लेम करना है। बैलेंसिंग अलाउंस जो है स्टूडेंट्स बैलेंसिंग अलाउंस जो है वो हम कैसे क्लेम करेंगे, अब जरा देखिएगा कि ईयर 3 के एंड पे हमारे पास जो WDV थी वो कितनी थी, दैट इज 1467। ये हमारे पास है जी WDV। और हमारे पास जो स्क्रैप वैल्यू है उसको देखते हैं कि स्क्रैप वैल्यू उसने क्वेश्चन में कुछ दी हुई है, तो रीड करें जरा केयरफुली उस क्वेश्चन को। वो कह रहा है जी इग्नोर एनी स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल रिकवरी विद द बैलेंसिंग अलाउंस बीइंग क्लेम्ड एट द एंड ऑफ द 4th ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे स्क्रैप वैल्यू 0, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग इन दोनों का जो फर्क होगा दैट विल गिव अस द बैलेंसिंग अलाउंस। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे टैक्स का रेट मल्टीप्लाई बाय 0.3 एंड दैट विल बी 443। इसको अगर हम राउंड अप कर लें तो दैट विल बी 443 और ये हमारे पास जो सेविंग आएगी वो आएगी ईयर 4 के एंड के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 443 और इसको हम कब क्लेम करेंगे, वी विल क्लेम दिस एट इन द ईयर 5। गॉट इट। तो ये देखें, ये इस तरीके से हमने कैलकुलेशन बैलेंसिंग अलाउंस की जो है की है। अब इसी को हम आगे यूज करेंगे अपने ऊपर फॉर्मेट में। यहाँ पे मैं इक्वल करूंगा ईयर 2 में जो मैं क्लेम कर रहा था टैक्स सेविंग की 263 यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद मैं ईयर 3 में जो टैक्स सेविंग क्लेम करूंगा वो यहाँ पे आएगी, दैट इज 197। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी जी यहाँ पे ईयर 3 पे एंड द ईयर 4 विल बी ईयर 5 में जो हम क्लेम करेंगे दैट विल बी द ईयर 4 वन टैक्स सेविंग, सो दैट इज 443। गॉट स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या करेंगे, इस सबको राउंड अप कर लेंगे। यहाँ से हम जाते हैं
और इसके बाद राउंड अप कर लिया, ये हमारे पास सेविंग आ गई। ठीक है जी, टैक्स सेविंग वर्किंग वन। उसके बाद हम निकालेंगे स्टूडेंट्स आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज जो है वो हमारी कैसे निकलेंगी, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल बी करके। और देखिएगा ज़रा अब मैं क्या कहाँ से कहाँ तक मैं इसको करूँगा, सम आई विल डू इट फ्रॉम द दिस वन टू द बिफोर टैक्स यहाँ तक, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ आगे। तो आप देखिएगा कि हमारे सामने ये वैल्यूज जो है ना ये आ जाती हैं। इसके बाद हम जाते हैं जी, इसको राउंड कर लेते हैं फुली, सो दैट इज 118 और 924 932 वगैरह वगैरह। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे सामने जो है, इसको भी ऑब्वियसली आप टेबल की फॉर्म में ले आए इस सबको, ताकि आपको रीड करने में मसला ना हो। नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट चीज है हमारे सामने स्टूडेंट वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के बारे में उसने आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ उसने आपको बताया था। वो कहता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल ऑफ 250,000 विल आल्सो नीड एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन लाइन विद द जनरल इन्फ्लेशन। ये जनरल इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे मैं वर्किंग कैपिटल के हवाले से अगर लिखूं तो आई विल राइट इट एज 250, दैट विल बी एन आउटफ्लो। और इसके साथ साथ जो इंक्रीज आएगा वो जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ आएगा। आप देखिएगा जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 4.5% का। तो मैंने तो चेंज निकालना है अपना वर्किंग कैपिटल के अंदर, जो भी चेंज आएगा इसके लिए मैं एक जो कैलकुलेशन है मैंने पहले किसी क्वेश्चन में की थी। अगर हम रुबाब कंपनी की बात करें तो वर्किंग कैपिटल की हमने एक कैलकुलेशन परफॉर्म की थी। इसी को हम जो है वो कॉपी करते हैं और देखते हैं कि ये जो वर्किंग है ये कैसे जाएगी वहाँ पे। इसको आप कंट्रोल सी कर लें, कंट्रोल सी, और इसको वहाँ पे जाके आप सीजे कंपनी के एंड पे जाके यहाँ पे करके कंट्रोल वी कर दें। ठीक है, अब देखिएगा कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। ये है जी हमारे पास 250, इसको मैं यहाँ पे 250 शो कराता हूँ और इसको मैं इन्फ्लेट करता हूँ विद द 250 इंटू 1.045। तो आप देखिएगा कि मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी निकल रही हैं जी, 11 की जो वैल्यू निकली है वो। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ आगे जो है वो भी कैलकुलेट होंगी। तो इसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि इस फाइनल को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.045 से अगेन। तो ये इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन होगी। इसी को आप आगे कॉपी कर लें तो ये आपके पास जो वैल्यू निकलती है दैट इज दिस वन। उसके बाद हम इसको राउंड करेंगे, आप देखिएगा दैट इज राउंडेड टू द दिस वन, और ये भी आप राउंड कर लें ताकि आपको वैल्यूज जो है उसको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंक्रीज आ रहा है वर्किंग कैपिटल में हम उसको लिखेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर और देखते हैं कि कैसे ये होगा। इक्वल यहाँ पे करेंगे इक्वल, एंड ऑब्वियसली इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल विल बी शोन एज अ नेगेटिव, सो आई विल शो दिस एज अ नेगेटिव। उसके बाद ये आएगा जी हमारे पास 12 की वैल्यू। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी अगेन द वर्किंग कैपिटल ये 12 की, और ईयर 4 में जाके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके से 13 की। ठीक है, और हमने फाइनल ईयर में जाके अपनी कोई रिकवरी करनी है या नहीं करनी, हमने कोई भी वर्किंग कैपिटल की रिकवरी नहीं करनी। गॉट इट। उसके बाद स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट हमने कितनी की थी, आपको याद होगा कि हमने इन्वेस्टमेंट की थी प्रोजेक्ट के अंदर 350 मिलियन की। तो मैं यहाँ पे इसको एज अ नेगेटिव शो कराऊंगा 3500 की, और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू वो 0 है, दैट इज नथिंग। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे को ले जाते हैं और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है जी, हमने कैलकुलेट करनी है कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज इसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्लोज।
ऑब्वियसली इट विल बी द आफ्टर टैक्स। और कहाँ से लेके कहाँ तक हम सम करेंगे? हम सम करेंगे आफ्टर टैक्स से लेके तो यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद हम इसको बोल्ड कर देंगे, सो कंट्रोल V, गॉट इट स्टूडेंट्स। इसके बाद हम यही फॉर्मूला आगे अप्लाई करते हैं सारा ईयर यहाँ तक और हमारे पास ये नेट कैश फ्लोज निकलेंगी। नेक्स्ट है जी, इसको हम यहाँ पे जो है वो टेबल की फॉर्म में ले आते हैं प्रॉपरली। आफ्टर द टैक्स जो जो हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर वो 10% के हिसाब से, तो इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 1.1 पावर जो है इसकी मैं ले लेता हूँ माइनस और ऊपर जाके 0। तो ये हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर निकला है। इसी को हम आगे कॉपी करते हैं और देखते हैं कि जी यही आंसर आ रहा है। इसके बाद हम अपनी कैश जो प्रेजेंट वैल्यूज है वो कैलकुलेट करेंगे। सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय द वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज और ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। इसी को आप आगे कॉपी कर लें एंड देन यू विल सम दिस ऑल, सम कर लें आप जितनी भी कैश फ्लोज हैं फ्रॉम हियर टू द एंड। So you will get the answer of NPV that is -755 की, ठीक है। तो -755 इसको आप राउंड करके दिखा दें तो दिस इज आवर कैलकुलेशन जो हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की अपनी सीजे कंपनी के ए पार्ट के हवाले से। आई होप कि आपने इस कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद हम इसी को आगे ये जो इसको भी टेबलर फॉर्म में दे लेते हैं और इसके बाद एक आखिरी जो चीज़ है ना इसको आप डिलीट कर दें, इसलिए कि हमने इसकी रिकवरी नहीं करनी, कोई ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसको आप नाम दे दें वर्किंग नंबर 2 का जो आपने परफॉर्म किया। आई होप स्टूडेंट्स इसकी आपको समझ आई होगी और इसके बाद जो है वो हम आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट डिस्कशन की। वो कह रहा है कि जी कैलकुलेट द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द प्रोजेक्ट बी एंड एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ योर कैलकुलेशन। 4 मार्क्स हैं जी आपके पास इस कैलकुलेशन के लिए और उसने आपको प्रोजेक्ट बी के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो कह रहा है दिस इज अ डाइवर्सिफिकेशन इनटू अ न्यू बिजनेस दैट विल कॉस्ट $4 million। The company operates in the new business area. CZ company has an equity beta of 1.5. CZ company is financed by 75% by the equity and the market value of 90 million and 25% of the debt and the market value is $30 million की। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास जो डेटा दिया गया है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने जो जिस प्रोजेक्ट में हम डाइवर्सिफाई करने जा रहे हैं हम उसी का कैपिटल स्ट्रक्चर उठाएंगे और उसको हम अपना सबसे पहले तो अनगियर करेंगे और उसके बाद हम उसको रीगियर करेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे हमने कुछ एग्जाम्पल जो है इस तरीके से की थी कि हमने गियर और रीगियर किया था किसी जगह पे। तो अगर आप देखें तो कौन सा क्वेश्चन था वो हमने कहीं पे परफॉर्म की थी कैलकुलेशन, अदरवाइज हम दोबारा से उसके फॉर्मूले को जो है ना वो राइट कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमारे पास थी AMH कंपनी, ये नहीं है, क्लोज कंपनी थी, शीटू रुबाब कंपनी, कॉफ़ी, टूफा, ठीक है। टूफा को देखते हैं, टूफा में तो नहीं किया था हमने, टूफा में हमने ऐसा काम कोई नहीं किया था। और उसके बाद जी हमारे पास टाइनअप कंपनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एग्जाम्पल ऑफ द बीटा, ये वाली एग्जाम्पल थी जो हमने परफॉर्म की थी बीटा कंपनी की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सारे डेटा को कॉपी करता हूँ और चूंकि मेरे सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं तो मैं उसी को कॉपी करूँगा और मैं अपने CJ के क्वेश्चन में ले जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे करके ऊपर आप देखें तो इधर करके हम कहीं पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये सारा आपके सामने जो है स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज एज इट इज आपके कॉपी हो गए होंगे। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमारे पास जो बीटा दिया गया था वो 1.5 का था,
इसने यहाँ पे बताया भी हुआ कि जी आप जिस कंपनी में जिसको आप टारगेट करो दैट इज 1.5 बीटा हैज CZ का 1.5 का बीटा है, इसको हमने अनगियर करना है और फिर हमने उसको रीगियर करना है। ठीक है, तो 1.5 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.5 ऑफ द बीटा। उसके बाद मेरे पास जो वेट था वो कौन सा था, ये तो देखिएगा कि वेट जो है उसने कहा है कि हमारे पास जो उस प्रोजेक्ट के हवाले से 90 मिलियन की इक्विटी थी और 30 मिलियन का डेट थी, 90 मिलियन एंड 30 मिलियन। सो यहाँ पे हम लिखते हैं 90 एंड 30। ठीक है, अब आप देखें कि इसका वेट जो है वो ऑटोमेटिकली उसने वही कैलकुलेट किया जो हमने ऊपर हमें दिया गया है कि दैट वाज 75% एंड 25%, ये हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने अपने इस क्वेश्चन में इसको अनगियर करना है। अनगियर कैसे करेंगे, इसका मैं फॉर्मूला देखता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है जी, बीटा ऑफ इक्विटी जो कि आप जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट 1 माइनस द डी। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो टैक्स का रेट था वो 30% था। इसने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया हुआ हमने, यानी कि हम इसको कैलकुलेट कुछ इस तरीके से करेंगे। अगर मैं इसको आपके सामने लिखूं दोबारा से तो वैसे आप उसको समझ भी सकते हैं। अगर आप इसको ओपन कर लें 1.5 है मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज 90 divided by value of equity 90 plus value of the debt 30 and after the tax it will be 0.7। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया था, इसका मतलब है कि हमारे पास जो निकलेगा अनगियर्ड बीटा वो निकलेगा जी 1.22 का। 1.22 हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमने उसको रीगियर भी करना है। रीगियर करने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा ऑफ इक्विटी लेंगे, जो अनगियर्ड बीटा लेंगे सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे इसको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के मुताबिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। 45 मिलियन का मार्केट वैल्यू थी इक्विटी की, सॉरी 180 मिलियन की इक्विटी थी और 45 मिलियन का डेट था। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं सो इट विल बी दिस, एंड यहाँ पे मैं जो है चेंज करता हूँ 180 प्लस द 45 मिलियन। ठीक है जी, इसको हमने किया इस तरीके से और इसको डिवाइड कर दिया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से। अब ये फॉर्मूला मैंने वही बनाया है जो अनगियर्ड बीटा का है 1.22 इनटू 180। 180 क्या था, ऊपर जाके देखिएगा 180 उसने कहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है और द मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट इज 45 मिलियन। ठीक है स्टूडेंट्स, 45 मिलियन और 180 मिलियन। तो मैं यहाँ पे एक दफा मेक श्योर कर लूँ कि मेरे पास वही वैल्यूज हैं। इसको मैंने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से डिवाइड करना 180 से, तो मेरा जो बीटा बनता है दैट इज 1.429। 1.429 का जो है वो बीटा मेरा कैलकुलेट होगा। इसको मैं अगर ले जाऊं इस तरीके से कर लूं तो ये 1.429 बनता है और इसको अगर मैं 3 डेसिमल तक शो करूं तो दैट विल बी 1.216। गॉट इट। अच्छा, अब मैंने उसको अनगियर किया और उसके बाद मैंने रीगियर किया। अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है, अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए उसने आपको चीजें बताई हुई हैं। रिस्क फ्री रेट है जी आपके पास 4% का, रिस्क फ्री रेट है 4%। अगर आपने डेटा सारा लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं दिस इज RF, यहाँ पे आप चेंज कर देंगे 4% पे। और उसके बाद वो आपको कह रहा है कि जी आपका इक्विटी रिस्क प्रीमियम है 6% का, यानी कि ये जो आपको ब्रैकेट में दी हुई है ना चीज, ये आपका 6% है। तो आप इसको रिमूव करके यहाँ पे सिंपली यू विल राइट एज 6%। ठीक है, और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1.429 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 12.6%। अब ये जो 12.6% है स्टूडेंट, इसी को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे और हम देखेंगे कि जी हमारा वैक जो है, जब हम वैक की कैलकुलेशन करेंगे तो वो इस 12.5 के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी। तो ये इसके आपने सारे स्टेप्स जो हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि पहले आपने
अनगियर्ड बीटा, री अनगियर करना है बीटा को, फिर आपने रीगियर करना है, फिर उसके बाद आपने उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विटी कैलकुलेट करनी है। तो चूंकि हमारा बिजनेस रिस्क जो है, द फाइनेंशियल रिस्क इज गोना बी चेंजिंग, ठीक है, तो लिहाजा हमने उसके मुताबिक जो है अपने जो उसको किया है अनगियर्ड, और उसके बाद हमने किया उसको रीगियर्ड। तो यहाँ पे आप आंसर ऑफ, आप इसको यहाँ पे लिख देंगे कि कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ एक्विटी, ये हमने कैलकुलेशन की है। तो इसकी आप हेडिंग देंगे, इसको अंडरलाइन कर लें, और इसका आंसर ये हमारे सामने आ गया। तो स्टूडेंट, दिस इज हाउ इट विल बी सॉल्व्ड। ओके जी, अब आप इस पोजीशन में हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ आपके लिए। अब ये जो सीजे कंपनी है ये भी हमने सॉल्व कर ली है, इसको हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद स्टूडेंट, कार्ड कंपनी का क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको बताया था कि जी कार्ड कंपनी जो है आपने सॉल्व करना था। इसके पार्ट आपके यहाँ पे उसने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ एक्विटी जो है वो कार्ड कंपनी की दी हुई है, और इसी को भी जो अभी हमने कैलकुलेशन की है गेयर्ड अनगेयर्ड वगैरह की, इसको आपने ज़रूर करना है। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए ये कह देता हूँ कि दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू, एंड इसको मैंने कर दिया है रेड, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाएगा कि जो मैं रेड कर रहा हूँ वो हमारी असाइनमेंट होंगी जो मैंने आपको दी है। जो क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगा उसको मैं कर दूंगा ग्रीन, और जिस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना होगा वो या वाइट होगा या फिर हमारे पास क्या होगा जी, उसका कोई कलर हम नहीं देंगे। गिरनाब कंपनी का मैंने आपको बताया था कि ये फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, इसके अलावा ये जो बाकी एग्जांपल्स हैं, ये EX मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि आपको पता चल जाए कि ये आपके नोट्स की एग्जांपल्स हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। शीट 3 जो है ये भी आपकी एग्जांपल है, इसको आप रीनेम कर लें, दिस इज आल्सो द एग्जांपल, EXP लिख देता हूँ, और यहाँ पे इसको EXP1 कर देते हैं, EXP1, EXP2 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड इट कि यार कैसे हमारी कौन सी एग्जांपल्स जो है वो, कौन सी जो है वो असाइनमेंट है, कौन सा क्वेश्चन हमने करना है और कौन सा हमने जो है वो क्लास में डिस्कस करना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप जो है ब्रूस कंपनी का क्वेश्चन देखिए तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द बर्स कंपनी, state clearly any assumptions and discuss whether the dividend valuation model or the CAPM model offers the best estimate of the cost of equity, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इसकी कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, कैलकुलेशन करेंगे। इक्विटी रिस्क प्रीमियम उसने आपको ऑलरेडी RM माइनस RF कैलकुलेट करके दिया हुआ है, बहुत आसान सा सवाल है, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमने मार्केट वैल्यू यूज करनी है। इसके अंदर हमने सबसे पहले मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, तो आप इसको रेड मैंने किया हुआ है, यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है जी स्पाइन कंपनी का। स्पाइन कंपनी जो है ये हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, SOF मैंने इसको कर दिया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड जो हमें बाद में डिस्कस करना होगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक्सप्लेन हाउ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अभी जितनी भी मैं थ्योरी आपको चढ़वा रहा हूँ इसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमने उसको आंसर कैसे करना है। गॉट इट? तो कल के लिए आपने कार्ड कंपनी का सवाल करना है, ठीक है, और साथ आपने ब्रूस कंपनी का सवाल जो है वो करके आना है। कार्ड कंपनी बहुत आसान सा सवाल है, इसी तरह आपका जो ब्रूस कंपनी है, बर्स कंपनी जो है इसका यहाँ पे नाम चेंज कर लें, सो दैट इज द बर्स कंपनी, BURSE, नॉट ब्रूस, BURSE, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आई होप के यू विल अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन द एक्सेल फाइल ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम लेवल के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, कल इंशाल्लाह कार्ड कंपनी आप जो करके आएंगे उसका मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा।
आई थिंक सो दिस इज सफिशिएंट फॉर द वैक कैलकुलेशंस। इसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू द आंसर्स ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट्स, और उसके बाद जो है ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए स्टूडेंट्स, आपने उनको दोबारा से ट्राई करना है। एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको दोबारा से कर सकते हैं। क्लोज कंपनी का क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाया हुआ है, क्लोज कंपनी को भी एज असाइनमेंट के तौर पर मैं रेड कर देता हूँ, ये भी आपने करना था। आई होप कि यू ट्राई दैट क्वेश्चन। इसी तरह रूपाप कंपनी का मैंने करवा दिया, कॉफ़ी का करवा दिया था, कॉफ़ी का भी मैंने आपको कहा था कि आपने करना है। तो ये जो क्वेश्चन आपके रहते हैं वो आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में रहेंगे। तो ये जो रेड वाले हैं ये सारे आपके असाइनमेंट्स हैं। फिर टूफा कंपनी का मैंने करवाया था। टाइनअप का अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छा सवाल है टाइनअप कंपनी का, और इसके हम जो है कल इंशाल्लाह देखते हैं। टाइनअप अगर हम कर सके तो कल हम इसको देखेंगे, वैसे मैं इसको रेड कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसको करना चाहिए, ये आपका जो है ओटी केसेस का तरह का सवाल बनाया हुआ है इसने, अगर करना चाहते हैं तो कर लें। एग्जाम्पल्स जो हैं उसको आपने दोबारा से प्रैक्टिस करना है। ओके, सो आई होप दिस इज ऑल फॉर द बैक एरिया, टुगेदर विद द आंसर्स आई विल प्रोवाइड टू यू। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।